हेलो एवरीवन। एमपीपीसीएस जेके हम 2001 के आज क्वेश्चन पेपर को देखने जा रहे हैं। तो सभी मेरे साथ रिवीजन मोड पे आ जाएं। हम रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि हमारे एग्जाम के नज़दीक आते आते हमें अभी तक सब चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, टिप्स भी होनी चाहिए इंडीड। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली इफ़ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन। तो अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें जिसको एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा है, तो उसकी योग्यता के तौर पे प्रैक्टिस करते हुए उसे कम से कम कितना समय हो चुका हो। तो 5 साल, 6 साल, 7 साल या 3 साल। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 7 साल। हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 24 सब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को अगर अपॉइंट होना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उसको जो प्रैक्टिस करते हुए कम से कम 7 साल का समय हो चुका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पजेज ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस ए पर्सन हु हैज़ बिन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी केस या किसी क्लास ऑफ केसेस को एक पर्सन को अपॉइंट करती है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जिसको अपॉइंट किया जा रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस कम से कम कितना होना चाहिए। तो ये सारे सेक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो, और अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से पलट के ज़रूर देखिएगा। अभी तो चलिए आप प्री की तैयारी करें, जब आप मेन की तैयारी करेंगे तब डिटेल में पढ़ना होगा, तब ज़रूर वो वीडियोज़ देखिएगा। तो मैंने बताया हुआ है आपको, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और ये हमारा सेक्शन है 24 सबसेक्शन 8। ये सेक्शंस तो ऐसे चीज़ें ऐसी हैं कि हमको वैसे भी जब हम लॉ के स्टूडेंट हो गए तो वैसे भी पता होनी चाहिए। द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग। तो सीजीएम जो है वो कितने टाइम तक जो है वो कितने टाइम तक का मैक्सिमम जो है वो पनिशमेंट दे सकते हैं। ये हमने अभी हाल फिलहाल में ही किया था। 3 साल का उनका मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और 10,000 रुपीज़ फाइन के तौर पर मैक्सिमम दे सकते हैं। फिर आता है द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ 5 फाइन नॉट एक्सीडिंग। तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जो है उनकी सज़ा कितनी दे सकते हैं, वो 1 साल तक की, और फाइन जो है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा कौन सेक्शन में कहा है? 29 के सबसेक्शन 3 में कहा है। 29 में पावर ऑफ कोर्ट्स की बात की, वहीं पर है ये। इफ ए पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स, द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी एस्केप्ड मे इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम। अगर एक व्यक्ति लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है, एस्केप हो जाता है, तो जो पर्सन जिसकी कस्टडी से वो एस्केप हुआ है वो इमीडिएटली क्या करेंगे? परस्यू करते हैं और अरेस्ट करते हैं। कहाँ पर? विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन कंसर्न, विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, लोकल लिमिट्स ऑफ द स्टेट, ये कहीं पर भी पूरे इंडिया में जाकर वो कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 60 हमारे सीआरपीसी का कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर जो कि अरेस्ट कर रहे वारंट के साथ में या बिना बात कर रहे हैं, यहाँ पर 60 की बात कर रहे हैं तो विदाउट वारंट है, अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन हुम ही इज ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट, तो वो परस्यू कर सकते हैं पर्सन को पूरे इंडिया में कहीं पर भी। विदाउट वारंट की बात हो रही। इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 ऑफ सीआरपीसी एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट may require to execute a bond for keeping peace for such period not exceeding। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। तो फॉर कीपिंग पीस फॉर सच पीरियड, मतलब कि एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं कि शांति बनाए रखें, पीस बनाए रखें, तो कितने टाइम तक के लिए मैक्सिमम के लिए हो सकता है? तो सही उत्तर होता है 1 साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल रट लेना। बॉन्ड इशू करने का 107 में पावर है, मैक्सिमम 1 साल। In reference of information relating to the commission of a cognizable offence, which of the following statement is which not correct? अब देखो ये सेक्शन कहाँ पर होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा 154। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। इट मे बी गिवन ऑरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। जी बिल्कुल, ऑरली जाके दी जा सकती है। इट इज़ रिड्यूस टू राइटिंग बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होंगे, या तो वो खुद लिखेंगे या फिर किसी को बोलेंगे कि भाई इनकी रिपोर्ट लिख लो। इन्फॉर्मेशन रिड्यूस टू राइटिंग इज टू बी साइन बाय द पर्सन गिविंग इट। बिल्कुल ठीक है, वो साइन भी करेगा। कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट, क्योंकि ये गलत चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं कि पर्सन जो इन्फॉर्मेशन देगा कमीशन की, कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जो उसमें बात कर रहे हैं कि उसने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है,
रिकॉर्ड करा पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कहने पर, या फिर उन्होंने खुद ही करा। तो जो कॉपी है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जो इन्फॉर्मेंट है उसको कॉपी दी जाएगी, देखो आपने मुझे क्या बताया है। एनी पर्सन who has accepted a tender of pardon made under section 306 और 307, तो जिसने 307 या 306 के अंदर किसी को टेंडर ऑफ पार्डन दी गई, मतलब पार्डन दी गई है, तो वो कह रहे हैं हैज either by willfully concealing anything essential or by giving false evidence not complied with the condition on which the tender was made who will certify this fact। तो ये चीज़ देखना कि भाई उसने या तो खुद किसी व्यक्ति को 306 या 307 में क्या दी गई, पार्डन दी गई, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। कह रहे हैं कि या तो उसने पार्डन जब दी थी उसके कुछ उन तथ्यों को कुछ छुपाया था या झूठे तथ्य दिए थे। नॉट कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑन विच द टेंडर वाज मेड, तो कौन सर्टिफाइड करेगा, तो इस चीज़ को कह रहे हैं कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेशन जज या पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो सी पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा। तो सेक्शन 308 कहता है सीआरपीसी का पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो सर्टिफाइड करते हैं कि उनकी ओपिनियन में ऐसा व्यक्ति जो है या तो उसने विलफुली कोई चीज़ छुपाई है जो ज़रूरी थी बतानी, या फिर उसने झूठा एविडेंस दिया है जो कि कंडीशन जो टेंडर में थी वो नहीं के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अकॉर्डिंग झूठा या उसने छुपाया है। When the person who would otherwise be competent to compound an offence under section 320 CRPC, तो कंपाउंडिंग ऑफेंस कहाँ है, सेक्शन 320 CRPC। तो वैसे तो व्यक्ति क्या होता, कंपाउंड करने के लिए कॉम्पिटेंट था, लेकिन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपाउंडेड, ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड बाय एनी ऑफ द आई विटनेस व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस इज डेड। अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकता, ऑफेंस आई विटनेस के द्वारा कंपाउंड हो सकता है, पहले भी कर चुके हैं हम। Legal representative of such person can compound the offence without the consent of the court. Legal representative of such person can compound the offence with the consent of the court। तो इसका ऑप्शन क्या है, कंसेंट के साथ में वो जो है कर सकता है कंपाउंड, पहले भी कर चुके हैं हम। At any time before the judgment is pronounced, prosecution of any person may be withdrawn with the consent of the court by। तो जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले प्रोसिक्यूशन को जो है वो विड्रॉन किया जा सकता है कोर्ट की कंसेंट से। कब, ऑन हुज इंस्टेंस द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जिसके कहने पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई थी तब, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द केस पे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस, पर्सन अग्रीड बाय द ऑफेंस। तो कह रहे हैं कि विड्रॉन विद द कंसेंट बाय द कोर्ट बाय, तो कौन विड्रॉ करा सकता है, प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन मे बी विड्रॉन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिनके इंचार्ज में केस में उनके द्वारा जो है उसको हटाया जा सकता है। मतलब इस चीज़ को जो हमने जजमेंट प्रनाउंस होने से पहले प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ किया जा सकता है कंसेंट ऑफ कोर्ट्स में, पब्लिक और प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की के द्वारा वो करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज हियर्ड में अवॉर्ड सच कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग, जो मजिस्ट्रेट जो है वो केस हियर कर रहे हैं में अवॉर्ड सच कंपेंसेशन, तो कंपेंसेशन अवॉर्ड कर सकते हैं कैसे, नॉट एक्सीडिंग 100, 500, 300, 1000। क्वेश्चन पूरा करेंगे। रुपीज टू बी पेड टू एनी पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड बाय द पर्सन सो कॉजिंग द अरेस्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि ग्राउंडलेसली अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, तो कंपेंसेशन के तौर पे जो मजिस्ट्रेट केस को सुन रहे थे, केस की सुनवाई के दौरान पता चलता है कि उसको ग्राउंड नहीं थे, कुछ भी ऐसे ही अरेस्ट करके ले आए, तो अब उनको जो कंपेंसेशन देने की बात हो इस पर्सन को, तो कंपेंसेशन देते हुए मजिस्ट्रेट कितना अमाउंट जो है देंगे, वह 100 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये या फिर 1000 रुपये। तो इसका सही उत्तर है, जिसका टाइम जो है वेस्ट हुआ, 1000 रुपीज़ जो है वो दिया जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़ उसको कंपेंसेशन दिया जा सकता है। There shall be no appeal by convicted person where a magistrate of the first class passes only a sentence of fine not exceeding। तो जहाँ पर जो है कन्विक्टेड पर्सन की बात हो रही है, कन्विक्टेड पर्सन है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने कोई सेंटेंस उसको दिया है जिसके कि फ़ाइन 100 रुपये, 200, 300 या 250 रुपये है, अगर उससे ज़्यादा का उसका फ़ाइन लगता है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। तो उसका सही उत्तर है 100 रुपये। अगर 100 रुपये तक का फ़ाइन उसको मिला है, पैटी केसेस की कैटेगरी में आता है, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने एक ऑर्डर पास किया है, तो उस केस में जो है वहाँ पर क्या होगा, अपील नहीं जाएगी, जहाँ 100 रुपये है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका सेक्शन भी देख लेते हैं, 376। No court shall take cognizance of an offence punishable with fine only after the expiry of the period of limitation। तो जब सिर्फ पनिशेबल फाइन, जब कोई भी ऑफेंस जो है वो किसके साथ पनिशमेंट था होना था, सिर्फ फाइन देना था,
तो फाइन के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं जो इतना पीरियड, इनमें से जो पीरियड मेंशन किया उनमें से कोई पीरियड अगर खत्म हो जाता है तो फिर कॉग्निजेंस नहीं लेगी कोर्ट। तो इसका सेक्शन 2 में, जिसका सेक्शन क्या होगा अभी देखेंगे, पहले देखते हैं टाइम पीरियड कितना, 2 महीने, 3 महीने, 90 दिन या फिर 6 महीने। तो इसका सही उत्तर है 6 महीने। तो कह रहे हैं कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, तो आफ्टर द एक्सपायर ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ 6 मंथ। तो जब कोई ऑफेंस जो है वो सिर्फ फाइन से ही पनिशेबल है और उसके 6 महीने हो गए कोर्स ऑफ एक्शन हुए हुए, अगर कोई भी जो है नहीं लेके आता केस, मतलब लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है 6 महीने का, उसके बाद लेके आते हैं तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, जहाँ सिर्फ फाइन से ही पनिशमेंट होना है। इसके बारे में 468 हमें कहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है 3 ईयर पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग। तो जब 3 साल का लिमिटेशन पीरियड कहा गया है तो किन केसेस के बारे में कहा गया है कि भाई अभी देखो ये भी लिमिटेशन का था, ये भी लिमिटेशन था, तो लिमिटेशन पीरियड की जहाँ बात हुई है वो सीआरपीसी में 468 के अंदर हुई है। ठीक है, तो 468 की बिल्कुल रट लेना, लिमिटेशन पीरियड की कहाँ बात हुई, 468 सीआरपीसी के। तो वहीं पे कह रहे हैं कि अगर 3 साल की पनिशमेंट है, 3 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट होना है किसी ऑफेंस के अंदर, तो जो जो लिमिटेशन पीरियड होगा तो कह सॉरी जब कह रहे 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है तो ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर, उसको मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक का पनिशमेंट जो है वो मिलेगा, 3 साल तक का। 3 साल के लिए 3 साल तक का ही है। जब 3 साल का जो है लिमिटेशन पीरियड है तो वो 3 साल से ज़्यादा का उसको जो है इम्प्रिजनमेंट उसमें नहीं मिलेगा उस केस में। दैट देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस। तो ये चीज़ है, एक बात है कि कोई कुछ ऑब्जेक्ट्स थे कहीं पर रखे हुए हैं एक जगह पर, सर्टेन जगह है वो, सर्टेन प्लेस पे एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं, सर्टेन ही ऑब्जेक्ट हैं। तो ये फैक्ट हुआ, ओपिनियन हुई, या डॉक्यूमेंट हुआ, या फिर ये मोटिव हुई। तो ये हुआ फैक्ट, कोई ऑब्जेक्ट्स किसी जगह पर, कोई नहीं सर्टेन है वो भी, ये ऑब्जेक्ट फला जगह पर फला ऑर्डर में है, तो ये फैक्ट है, लो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन। तो जो भी इंस्क्रिप्शन होते हैं वो क्या होते हैं, सब डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसरेक्शन इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक्ड एंड गोल्स आर ब्रोकन अप। A is not present at all of them, yet the occurrence of these facts is relevant because ए जो है वो एक्यूज्ड है किस चीज़ का, कि उसने वेज किया है वॉर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। कैसे, उसने आर्म्ड इंसरेक्शन हो रहा था वहाँ पर पार्ट लिया जिसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, ट्रूप्स को अटैक किया गया, गोल्स को ब्रोकन किया गया। तो ओ इसमें कह रहे हैं कि ए जो है वहाँ पर नॉट प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम येट द अकरेंस ऑफ दिस फैक्ट इज रेलिवेंट। ए मतलब सभी चीज़ें होते हुए तब नहीं, वैसे तक सब जगह ये हुआ तो सब जगह वो था, लेकिन ये उसका वहाँ होना क्या क्यों रेलिवेंट हो जाएगा। दे कॉन्स्टिट्यूट ए मोटिव फॉर रेलिवेंट फैक्ट, दे शो प्रिपरेशन फॉर रेलिवेंट फैक्ट्स, दे आर इफेक्ट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, दे फॉर्म पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन। तो सारी जनरल ट्रांजेक्शन में आएंगी। इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल ऑफ दैम येट द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज रेलिवेंट, क्योंकि वो एक सारी जनरल ट्रांजेक्शन है कि भाई अगर वेज हुआ है वॉर तो ये सारी चीज़ें हुई मानी जाएंगी, तो इसीलिए ये वो भी उसको जो है एक्यूज किया गया। A sues B for a libel imputing disgraceful conduct to A. B affirms that the matter alleged to be libelous is true. The position and relation of the parties at the time when the libel was published may be relevant. अब इसमें कह रहे हैं कि A सू करता है B को कि उसने लीबल किया है। लीबल क्या होता है, रिटन होता है या फिर बताइएगा, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को लीबल और स्लैंडर में क्या डिफरेंस होता है। तो लीबल इम्प्यूट करते हैं, उसने डिस्ग्रेसफुल कहा कि कंडक्ट टू ए है, फॉर ए लीबल इम्प्यूटिंग डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट टू ए। बी अफॉर्म करता है कि मैटर एलिज टू बी लीबलेस, जो मैंने कहा कि वो ट्रू है। पोजिशन एंड रिलेशन ऑफ पार्टीज एट द टाइम जब लीबल पब्लिश हुआ था तो रेलिवेंट है, may be relevant as a constituting a motive for fact in issue, a conduct influenced by fact in issue, as introductory to fact in issue, as preparation for fact in issue। तो इसका सही उत्तर होगा as introductory to fact in issue, ऐसा मान लिया जाएगा फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस करते हुए।
द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम एट कलकत्ता ऑन ए सर्टेन डे. द फैक्ट दैट ऑन दैट डे वाज एट लाहौर इज रेलिवेंट. ये इलिस्ट्रेशन है सेक्शन 11 का. ठीक है, कहीं और प्रेजेंट था वो बंदा. तो ये इसका सही ऑप्शन होगा. एज इट रेलिवेंट, ये रेलिवेंट है एज इट मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू हाईली इम्प्रोबेबल. कि अगर वो वहाँ नहीं था तो वहाँ मिला है, तो उसका मतलब ये हो ही नहीं, वहाँ था ही उस वक्त, होएगा ही नहीं जब क्राइम हुआ. ठीक है, तो हाईली इम्प्रोबेबल बनाता है ये. फिर आइए नेक्स्ट पे. ए इज एक्यूज ऑफ डिफेमिंग बी. ए को पे 4 लगाए, एक्यूज है वो कि उसने बी को डिफेम किया. कैसे? बाय पब्लिशिंग एन इम्प्यूटेशन इंटेंटेड टू हार्म द रेपुटेशन. कुछ कि वो पब्लिश करने आ रहा है कुछ इम्प्यूटेशन जिससे कि रेपुटेशन हार्म होगी बी की. द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन बाय ए रिस्पेक्टिंग बी शोइंग इल विल ऑन द पार्ट ऑफ इट टुवर्ड्स बी इज रेलिवेंट. पहले कभी प्रीवियस पब्लिकेशन करा होगा ए ने, रिस्पेक्टिंग बी, बी की तरफ, मतलब ए ने कुछ जो है पहले कभी पब्लिकेशन किया होगा बी के रिस्पेक्ट में, शोइंग इल विल ऑन द पार्ट ऑफ ए टुवर्ड्स बी इज रेलिवेंट. तो इस केस में जो है ए का जो इल विल दिख रही है वो रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रूव करती है कि वो प्रिपरेशन थी, उसने उसको रेपुटेशन को हार्म करने की थी. नेसेसरी है क्योंकि एक्सप्लेन करती है फैक्ट इन इशू. एज प्रूविंग इंटेंशन टू हार्म बीज रेपुटेशन. एज इट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट. तो इसका सही उत्तर आएगा एज प्रूविंग इंटेंशन टू हार्म बीज रेपुटेशन. समझ लेते हैं दोबारा से अगर नहीं समझ आया तो. ए को एक्यूज किया गया है कि उसने बी को डिफेम किया. कैसे? पब्लिश करके एन इम्प्यूटेशन मार्क इंटेंटेड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी. ए इज एक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी. कैसे? उसने जो है पब्लिश किया कुछ इम्प्यूटेशन ताकि जो है इसकी जो रेपुटेशन है बी की उसको हार्म किया जाए. अब फैक्ट पता चलता है कि जो ए था उसने प्रीवियस पब्लिकेशन किया था, पहले भी कुछ पब्लिकेशन किया था रिस्पेक्टिंग बी, मतलब बी के लेके कुछ पहले भी उसने पब्लिश किया था, जो ये दिखाता है कि हाँ इसकी जो नीयत साफ नहीं थी बी के लिए, उसे डिफेम करा गया है पब्लिश करने के लिए इम्प्यूटेशन. और फिर पता चल जाता है कि हाँ उसने पहले पब्लिकेशन किया था बी को लेके, उसकी रिस्पेक्ट से स्टेक पे आ गई थी. तो ये जो होगा ये प्रूव करता है उसकी हार्म, जो उसने बी की रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश की, ये प्रूव करता है. Which of the following statement is correct? Admission could be oral only. Admission could be document only. Admission could be oral or documentary. Admission or conclusive proof of the matters admitted. इसका सही उत्तर है कि एडमिशन जो है वो ओरल या डॉक्यूमेंट्री दोनों ही हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 22. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. क्या बोल रहे हैं? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक नोटिस नीड बी प्रूव्ड. मतलब किसी भी फैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत, नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल नोटिस नीड बी प्रूव्ड, मतलब उसको लेने की ज़रूरत है कि नहीं है. फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव. जिसको फैक्ट को एडमिट कर लिया गया उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं. ऑल फैक्ट्स एंड द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस. जितने भी फैक्ट्स एंड कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरल एविडेंस से ही प्रूव होंगे, या ओरल एविडेंस डायरेक्ट होने चाहिए. ठीक है, पहला उत्तर देखो क्या कह रहे हैं. नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक नोटिस नीड बी प्रूव्ड. इसका कोर्ट नोटिस लेगी उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक नोटिस मतलब नीड बी प्रूव्ड. हर किसी को केस को जो है वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, जिसको कोर्ट नोटिस देगी सही बात है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये गलत तो नहीं हो सकता. फैक्ट्स जो एडमिट कर लिए उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है. ऑरल एविडेंस डायरेक्ट होने चाहिए, ठीक है. लेकिन ऑल फैक्ट्स एंड कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में भी प्रूव्ड बाय ऑरल एविडेंस, ये गलत है. डॉक्यूमेंट से भी प्रूव किए जा सकते हैं. 23. A document is said to be in the handwriting of A. The document is produced from proper custody if the document is purporting or proved to be 30 years old, 50, 20, 12. कोर्ट में प्रिज्यूम इट इज़ एन एज हैंड राइटिंग. तो हैंड राइटिंग के कंटेक्स्ट की हमने ये कल भी पढ़ा था. 30 years ओल्ड होना ज़रूरी है 107 सेक्शन के अंदर. 24 पे चलते हैं. ए विटनेस हु इज़ अनेबल टू स्पीक गिव्स हिज एविडेंस बाय राइटिंग इन ओपन कोर्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर जो बोल नहीं सकता वो रिटन में दे देता है तो वो कैसे कंसिडर होंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, ओरल या फिर डॉक्यूमेंट्री. तो वो ओरल एविडेंस ही कंसिडर होंगे. जो बोल नहीं सकता लेकिन लिख के दे रहा है बोलने के बिहाफ पे, तो सेक्शन 119 कहता है कि उसके जो एविडेंस होगा, जो उसकी विटनेस गवाही होगी, वो कैसे काउंट होगी? ओरल ही काउंट होगी.
25 पे चलते हैं। द एग्जामिनेशन आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु हैज़ कॉल्ड हिम इज कॉल्ड। तो जो एग्जामिन करता है, क्रॉस एग्जामिन हो जाता है विटनेस का, फिर जो पार्टी जिसने बुलाया हो उसको फिर से एग्जामिन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा इसको, री एग्जामिनेशन बोलते हैं। पहले एग्जामिन कर लिया उसने, एग्जामिनेशन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद में री एग्जामिनेशन होता है। ठीक है। A person summoned to produce a document, when produce the document, then he becomes a witness. He is cross-examined by both the parties. He is cross-examined with the permission of the court. He does not become witness and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness. Recently हमने आज या कल में इसको पढ़ा था, ये वाला ऑप्शन सही है कि जब भी कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाया गया तो भाई वो डॉक्यूमेंट देने ही आया है, उसको विटनेस नहीं बुला सकते। बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से उसे एज ए विटनेस जो है नोटिस देना पड़ेगा। तो उसको जब डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया है तो वो डॉक्यूमेंट के लिए ही आएगा, क्रॉस एग्जामिन तब किया जाएगा जब उसे एज ए विटनेस बुलाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विद द पर्सन पुटिंग इट विश और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज। तो ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है और वो उसका आंसर जो एक्सपेक्ट करता है, तो वो क्या है? विद द पर्सन पुटिंग इट विशेस टू रिसीव इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं इंटेंडिंग कंडक्ट। नो, उसे तो लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं ना, इनडिसेंट क्वेश्चन थोड़ी ना कहते हैं, उसको लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ठीक है ना, सही हो जाएगा। और इसका जो लीडिंग क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो बिल्कुल मत भूलना, 141 है। अकोमोडेशन मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेदर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल एंड डज नॉट इंक्लूड। तो ये भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि एकोमोडेशन का मतलब एक बिल्डिंग या पार्ट, बिल्डिंग का पार्ट होता है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो नॉन रेजिडेंशियल हो, और इसके अंदर क्या नहीं आता? तो ये नहीं आती भाई। सी, एनी लैंड विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, गार्डन एप्रुएंट टू सच बिल्डिंग आता है, ग्राउंड्स भी आ जाएगा, फर्नीचर सप्लाइड भी आ जाएगा, गार्डन ग्राउंड्स आएगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर के लिए होएगा वो नहीं आएगा। Suit against a tenant for his eviction from any accommodation could be filed on the ground that the tenant has neither paid nor tendered the whole of the arrear of rent legally recoverable from him within of the date on which a notice of demand for the arrears of rent has been served on him by the landlord in the prescribed manner। तो सूट आया है भाई टेनेंट के अगेंस्ट उसको एविक्ट करने के लिए अकोमोडेशन से, क्योंकि उसने जो है या तो एरियर्स ऑफ रेंट थे, नहीं पे किया, ना टेंडर किया, ना तो कंप्लीट किया, ना उसने बोला जो उसे रिकवरेबल था उसको नोटिस भी भेजा गया। तो कितने दिन के अंदर अंदर जो है वो सूट जो है फाइनल कर दिया जाएगा? कितने दिन के अंदर अंदर जो है उसको करना था, जो उसने नहीं पे किया? तो यहीं पर आ रहा है बी, 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। सूट अगेंस्ट ए टेनेंट फॉर हिज eviction फ्रॉम एनी अकोमोडेशन कुड बी फाइल्ड ऑन द ग्राउंड दैट द टेनेंट हैज neither paid nor tendered the whole of the arrear of rent legally recoverable from him within 2 months. 2 months of the date on which the notice of demand for the arrears of rent has been served on him by the landlord in the prescribed manner। तो फिर उसके अगेंस्ट सूट फाइल हो जाएगा। 2 महीने के अंदर अंदर की बात हो रही। नोटिस दिया, वो सॉरी हाँ नोटिस दिया पर उसने जो है नहीं करा, भरा नहीं दिया। सूट फॉर eviction on the ground under section 12 subsection 1D is filed if the accommodation has not been used without reasonable cause for which it was let for a continuous period of। तो अगर इतने लंबे टाइम तक के लिए टेनेंट ने यूज़ नहीं किया और उसके बाद जो है सूट फाइल किया जा सकता है एविक्शन के लिए। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। 6 मंथ का जो टाइम होता है उसने अगर यूज़ नहीं किया तो फिर वो एविक्शन के लिए चला जाएगा, सूट फाइल कर सकता है वो। एरियर्स ऑफ रेंट के केस में हमने कितना पढ़ा? एरियर्स ऑफ रेंट का केस भी याद रखना कि अगर उसने नहीं दिए नोटिस सर्व होने के बाद में, तो वो जो है इसमें कह रहे हैं कि हमने भी पढ़ा 2 महीने के अंदर अंदर, और इसके अंदर 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो इविक्ट किया जा सकता है। जब यूज़ नहीं किया तो 6 महीने, और रेंट एरियर्स नहीं दिए तो 2 महीने। Where an order for the eviction of a tenant is made on the ground that the accommodation is required bona fidely the landlord for occupation as a residence for himself, the landlord shall not be entitled to obtain possession thereof before the expiration of period। अब उसने कहा, ये भी हम कर चुके हैं, बार बार रिपीट होते हैं ना। उसने कहा ये मुझे चाहिए है मेरे अपने यूज़ के लिए, बोनाफाइड यूज़ के लिए लैंडलॉर्ड कह रहा है। अब उसको नहीं जो है वो कह रहे हैं The landlord shall not be entitled to obtain possession thereof before the कितने टाइम पीरियड के लिए, उस ऑर्डर के होने के बाद कितने टाइम पीरियड के बाद जो है एक्सपायर होने से पहले पहले वो नहीं ले सकता उसका पोजेशन। तो इसमें 2 महीने, इसमें भी 2 महीने हैं। ठीक है। इफ़ आफ्टर द टेनेंट हैज़ डिलीवर्ड पोजेशन ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन
the order under clause G or H of subsection 112 of MPP Accommodation Act, landlord fails to commence the work of repairs or building or rebuilding within of the specified date on an application made to it, कोर्ट में ऑर्डर लैंडलॉर्ड टू प्ले द टेनेंट इन ऑक्यूपेशन ऑफ अकोमोडेशन और पार्ट देयर ऑफ, मतलब टेनेंट ने डिलीवर की थी पोजेशन, जैसे कि उसको कहा था कि ऑर्डर में दिया था, लैंडलॉर्ड ने रिपेयर नहीं की, बिल्डिंग की रीबिल्डिंग की इतने दिन के अंदर अंदर, तो फिर लैंडलॉर्ड उसको जो है टेनेंट को वापस से अकोमोडेशन देगा। तो इसका सही उत्तर हमारे पास है, इसका सही उत्तर है 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 6 महीना। तो 1 महीने के अंदर अंदर अगर उसने नहीं की रिपेयर तो फिर देना पड़ेगा। When an application for eviction of a tenant on the ground of bona fide requirement is filed before the rent controlling authority and summons in prescribed form is served on the tenant, he shall not contest the prayer for eviction from accommodation unless he files application in prescribed manner to obtain leave to contest within, इतने दिन के अंदर अंदर मैं contest कर लूँगा, from the date of service of summons and obtain leave from the rent control authority as provided। जब एक एप्लीकेशन फॉर eviction ऑफ टेनेंट की जाती है इस ग्राउंड पे कि मेरी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने लैंडलॉर्ड लेके जाना चाहता है एप्लीकेशन और समन वो स्क्राइब फॉर्म में सर्व करता है टेनेंट को, तो वो जो होगा वो प्रेयर या एविक्शन के लिए जो प्रेयर है अकोमोडेशन के लिए, वो तब तक एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा तब तक जो है वो इन टू ऑब्टेन लीव टू कंटेस्ट विद इन कितने मंथ के अंदर जो है वो एप्लीकेशन जो आगे नहीं बढ़ेगी। कह रहे हैं कि इसके अंदर देखो 15 डेज 15 दिन, where an application for eviction of a tenant on the ground of bona fide requirement is filed before the rent control authority and summons in prescribed form is served on the tenant, he shall not contest the prayer for eviction from accommodation unless he files application। तो जब तक वो एप्लीकेशन फाइल नहीं करता प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ऑब्टेन करने के लिए कि मुझे लड़ने दो इस ग्राउंड पे कि मेरी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, तो 15 दिन के अंदर अंदर उसे भेजना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन एंड ऑब्टेन लीव फ्रॉम द रेंट कंट्रोल अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड, तभी वो सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है। A landlord making false and frivolous application under section 23A may be saddled with compensatory cost exceeding, तो उसको जो compensatory जो cost होंगी रेंट ऑफ अकोमोडेशन एट ए टाइम, इतने टाइम के लिए जो है उसे रेंट जो है अकोमोडेशन का देना पड़ेगा। जब लैंडलॉर्ड जो होता है वो फॉल्स या फ्रिवलस एप्लीकेशन लेके आता है सेक्शन 23A के अंदर, तो कंपेंसेटरी कॉस्ट उतने टाइम तक के लिए उसको जो है रेंट ऑफ अकोमोडेशन का देना पड़ेगा। कैसे कह रहे हैं, 1 साल 1 ईयर का रेंट ऑफ द अकोमोडेशन एट ए टाइम। द स्टे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इविक्शन पास बाय रेंट कंट्रोल अथॉरिटी और बाय हाई कोर्ट शैल नॉट बी फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ मोर देन, तो अगर जो भी ऑर्डर पास करा रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ने या हाई कोर्ट ने, तो उनके स्टे कराने के लिए जो है टोटल पीरियड कितने टाइम तक के लिए जो होगा वो होगा, मतलब स्टे पीरियड जो आएगा, स्टे ऑर्डर जो आएगा वो कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 60 दिन। तो इसका सही उत्तर है 6 महीने तक के लिए जो है वो होगा, मतलब जो भी स्टे ला रहे हैं ऑर्डर ऑफ इविक्शन पे जो कि रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ने पास की थी, हाई कोर्ट ने किया था, वो 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड नहीं होगा, मतलब जो होगा ऑर्डर जो 6 महीने ज़्यादा का नहीं होगा इविक्शन के लिए, इविक्शन का जो आया है। Every tenant shall pay rent within the time fixed by the contract or in absence of any such contract by the, हर टेनेंट को रेंट भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेंट जो पे करना है वो जो टाइम फिक्स करिए कॉन्ट्रैक्ट में उसके द्वारा होगा, या फिर अगर इसे कोई टाइम फिक्स नहीं किए कि भाई इतने टाइम का देंगे, तो उस केस में 15 दिन के जो है वो ऑफ द मंथ नेक्स्ट विच इट इज पे, नेक्स्ट मंथ जो भी पेएबल है तो उसकी 15 दिन के अंदर अंदर जो है उसको दे देना चाहिए रेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल सप्लाई एंजॉयड बाय टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन लेड टू हिम इज कट ऑफ बाय लैंडलॉर्ड, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, एसेंशियल सप्लाई को कट कर देता है लैंडलॉर्ड, तो जो ऑर्डर होगा वो इन सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए कौन बनाता है, कौन बनाता है, कलेक्टर, सिविल कोर्ट, बताओ फटाफट, इससे पहले कि हम आगे देखें, अगर याद आ रहा है तो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी बनाती है रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। इफ द एसेंशियल सप्लाई एंजॉयड बाय द टेनेंट इज फाउंड टू बी कट ऑफ बाय द लैंडलॉर्ड विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज, तो नेक्स्ट देखो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में डायरेक्ट दैट कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग, तो पता चलता है कि भाई बेवजह ही उसने जो है काटी थी, तो फिर उसको कंपेंसेशन मिलेगा मैक्सिमम कितने रुपए तक का जो लैंडलॉर्ड टेनेंट को देगा, 100 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये या फिर 50 रुपये, तो सही उत्तर है 50 रुपये देगा, ठीक है।
नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अनलेस द कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफेंस हैज़ बीन मेड विद इन। तो अगर जब भी इसके एक्ट के अंदर, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंदर जब भी कोई लेकर के आना है केस जो है वो, तो वो कितने महीने के अंदर अंदर जो है लाना होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, 6 महीने, 3 साल, 1 साल या 3 महीने। सही उत्तर है 3 महीने के अंदर अंदर लाना होगा। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट unless the complaint in respect of the offence has been made within 3 months। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 महीने के अंदर अंदर केस जो है आ जाना चाहिए, उसके बाद कोई भी कोई के कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगी इस एक्ट के अंडर जो काम करती हैं। प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट शैल बी एप्लीकेबल। तो कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे टीपी एक्ट के प्रोविजन? वे प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री ऑफ कोर्ट, जब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के में जो है हुई है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। विद द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट वेस्ट इन रिसीवर बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब रिसीवर के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में चलती है। विद द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। तो हम पहले से ही जब इंट्रोडक्टरी क्लास बनाई थी टीपी की, उसमें ही बताया था कि व्हेन वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, वहाँ पे टीपी एक्ट एप्लीकेबल होता है। अटेस्टेड का केस सुनते ही आ जाना चाहिए कि आगे कह रहे होंगे, कह रहे होंगे कि भाई कितने लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, या सॉरी मिनिमम कितने कर सकते हैं। तो हम बार बार एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि अटेस्टेड का मतलब जहाँ पर बात कर रहे हैं कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए जब विटनेस की बात करते हैं ना, तो हम बार बार इसको पढ़ रहे हैं। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही नहीं है? इट मीन्स एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा तो होता है, एक लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, कन्वे मतलब ट्रांसफरेंस। ही कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ठीक है। He conveys property to one or more other living person. Very true. He cannot transfer property to himself and one or more other living persons. तो कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? He cannot transfer property to himself and one or more other living person कर सकता है, ये हमें पता है। सेक्शन 5 को पढ़िएगा। To be competent to transfer property, it is not essential। तो to be competent to transfer property, it is not essential। तो competent person कौन होगा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? मेजर, हाँ। साउंड माइंड, हाँ। कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, हाँ। ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी इज हिज ओन, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उसकी अपनी हो। अब ऐसे बोलेंगे कैसे? इसमें हमने देखा था सेक्शन 7 में कि अगर उसको वो ऑथोराइज किया गया है डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर्टी, तो वो कर सकता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ मॉर्गेज आर देयर इन सेक्शन 58? सबको पता होना चाहिए कौन कौन सी मॉर्गेज है। एक सिंपल मॉर्गेज है, कंडीशनल सेल है, यूसुफ्रुक्चरी है, इंग्लिश है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है, और एनोमोलस है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आएगा हमारा 6। मॉर्गेज कितनी है? 6। A mortgagor who has executed 2 or more mortgages in favor of same mortgagee in absence of a contract to the contrary। अगर एक मॉर्गेजर जो है एक एग्जीक्यूट कर देता है 2 के 2 से ज़्यादा मॉर्गेज एक ही मॉर्गेजी के फेवर में, तो अगर कोई एब्सेंस कॉन्ट्रैक्ट टू अगर सॉरी कोई कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंस है कैसा कॉन्ट्ररी, तो उस केस में क्या होगा? इज बाउंड टू रिडीम ऑल सॉर्ट मॉर्गेजेस टुगेदर। तो मतलब वो बाध्य होएगा कि वो सारी मॉर्गेजेस एक साथ रिडीम करे। इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिडीम एनी वन सच मॉर्गेज, अलग नहीं कर सकता। इज बाउंड टू रिडीम एटलीस्ट 2 सच मॉर्गेज टुगेदर, कम से कम 2 करे। बी एंटाइटल्ड टू रिडीम एनी सच मॉर्गेज सेपरेटली और एनी 2 और मोर सच मॉर्गेज टुगेदर। जैसे मर्जी कर ले, उसकी मर्जी होती है, कोई कंपल्शन नहीं होता, जैसे चाहे वैसे कर ले। ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर इज टर्मिनेबल। मैं आपको बार बार कह रही थी, जब महीने की बात होती है तो कितना होता है? 2 सिचुएशन 106 कहता है कि एक सिचुएशन में जब हमने कहा था कि 15 दिन होना चाहिए मंथ के केस में, और जब होता है साल तो उस केस में 6 महीने होता है। इसको याद करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है, याद कर लेना। 106 को हाफ, 106 को हाफ करना है हमने। 106 को हाफ का करने का मतलब ये हुआ कि 106 में डीड के टाइम, इसकी लीज के टाइम पीरियड की बात हुई, टर्मिनेबल की, उसको आधा करना है। आधा करना मतलब साल का है तो आधा मतलब 6 महीना है, तो मतलब इसका मतलब आधा हो गया तो 15 दिन। तो ऐसे इसको याद करना है, 106 को आधा। ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर कैन बी मेड बाय। तो अगर ईयर टू ईयर वाली लीज होगी तो हमें पता है सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बनता है।
वेयर ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, तो सच जो इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जीक्यूट कौन करता है, लेजी करता है, लेजर करता है, बाय अदर ऑफ द टू कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। कह रहे हैं कि जब एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज बन रही है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो इसका सही उत्तर है लेजर, लेजी, या दोनों में से कोई भी, या फिर दोनों ही एग्जीक्यूट करेंगे, दोनों की बात चलेगी यहाँ पे। हु इज नॉट, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इन गिफ्ट, डोनर एंड डोनी, हाँ। कंसिडरेशन, बताओ कंसिडरेशन नहीं चाहिए, कंसिडरेशन तो नहीं होता गिफ्ट में, है ना, बिना कंसिडरेशन के होता है गिफ्ट। आगे भी देख लो, वैसे मूवेबल रिमूवेबल प्रॉपर्टी हाँ, दोनों में से कोई भी चलेगा। ट्रांसफर एक्सेप्टेंस हाँ, फिर तो इसका मतलब हमें जो है कंसिडरेशन नहीं चाहिए, जो नहीं होता गिफ्ट में। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्टेड, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट बनाना है तो ट्रांसफर कैसे होगा, बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डोनर एंड डेली अटेस्टेड बाय सिंपल इंस्ट्रूमेंट अकम्पनीड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो इसमें भारी भरकम सा क्या लग रहा है, ये लग रहा है बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर एंड डेली अटेस्टेड। भारी भरकम लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये करना है, ऐसा ही है 123 कहता है। और ये जो है ये मुस्लिम लोग का जो है वो एक्सेप्शन के तौर पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है गिफ्ट कंप्राइजिंग बोथ एग्जिस्टिंग इन फ्यूचर। अब मुस्लिम लोग बताया मैंने, ये हाँ इसमें नहीं आना, एमपी वाले एग्जाम में नहीं आना, ठीक है। ए गिफ्ट कंप्राइजिंग प्री में नहीं आना। ए गिफ्ट कंप्राइजिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर एग्जिस्टिंग भी हो और फ्यूचर प्रॉपर्टी, तो उस केस में क्या होगा, अच्छे से पता है, जो एग्जिस्टिंग होगी उसके लिए वैलिड है और जो फ्यूचर होगी उसके लिए वॉइड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। ए पेशेंट in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals when he is of sound mind, तो हमें अच्छे से पता है, इसका ऑप्शन सी हो गया। नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रॉमिस, तो नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स प्रॉमिस की जब इन बात कर रहे हैं तो प्रॉमिस में कितनी चीज़ें होनी चाहिए, दो चीज़ें होती हैं, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ठीक है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। A contract without consideration will be void. A promise to paint a picture for B. A may employ a competent person to perform the promise. नहीं, जब उसने खुद ही प्रॉमिस किया तो खुद ही करेगा। Representative of a may employ a competent person. नहीं। A son no. A must perform this promise and personally. खुद प्रॉमिस किया है तो खुद ही करेगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो उसकी अपनी कला है, स्किल है, तो उसके लिए उसने प्रॉमिस किया है तो फिर उसे खुद ही करना पड़ेगा। एवरी एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर, तो किसी को बस शादी करने के लिए मना करना गलत बात है, तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वॉइड हो जाएगा। तो इसका जो सेक्शन है वो 26 है, सॉरी नॉट 27, इट्स 26, ठीक है, 26 है। इन केस ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज़ लीगल एंड अदर इलीगल, तो अल्टरनेटिव प्रॉमिस है, उस केस में एक लीगल है और दूसरा इलीगल है, तो इस केस में क्या होगा, हमें पता है जो लीगल ब्रांच होगा सिर्फ वही एनफोर्स होगा, इलीगल वाला नहीं। सारा कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं होगा। अगर सेपरेट किया जा सकता है तो, सेपरेट नहीं किया जा सकता तो सब हो जाएगा। अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो जो लीगल वाला है वो बच जाएगा, जो इलीगल वाला है वो चला जाएगा। A contracts to sing for B at a concert for ₹1000 which are paid in advance. A is too ill to sing. ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया है इसलिए इसको डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते बिल्कुल, उसने उसे एडवांस वापस करना पड़ेगा। A is not bound to make compensation to B for the loss of profit which B have made if A had been able to sing but must refund to B ₹1000 paid in advance. तो उसे compensation देने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन हाँ जो एडवांस लिया वापस करेगा। A leaves a cow in the custody of B to be taken care of. The cow has a calf. In the absence of any contract to contrary. अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, काव के पास काफ आ गया, तो अब काफ कहाँ जाएगा, जो कस्टडी में जिस व्यक्ति के पास रखा था उसके पास चली जाएगा, या फिर जो जिसने रखा था उसको वापस लेके जाएगा। तो जिसका प्रॉपर्टी है, ए का प्रॉपर्टी है, ए को वापस मिलेगा। बी इज बाउंड टू डिलीवर द काफ एज वेल एज काउ टू ए। जो भी एक्रीडेशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, वापस जाता है पर्सन के पास जिसकी प्रॉपर्टी होती है। फाइंडर ऑफ ए लॉस्ट थिंग विच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल मे सेल इट व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग फाउंड अमाउंट टू। तो अगर किसी को खोई हुई चीज़ मिली है जो कि मतलब सेल की सब्जेक्ट थी,
मे सेल इट व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडर, जब उसको लॉफुल चार्जेस जो है फाइंडर को दे देता है वो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग फ्रॉम अमाउंट टू, कितना रिस्पेक्टफुल चार्जेस कितने बोले हैं उसमें, देखो उसमें 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है, 2/3 ऑफ वैल्यू जो है उसको मिलनी चाहिए फाइंडर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू सब एजेंट, तो सब एजेंट के कंटेक्स्ट की बात करता हुआ सेक्शन है हमारे पास 191। तो ए इज एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, करेक्ट क्या है, ही इज एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, ही इज एम्प्लॉयड बाय द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, he acts under the control of the principal, the agent is not responsible to the principal for the acts of sub agent। तो इसका सही उत्तर है he is employed by the original agent in the business of the agency। A gives authority to B to sell A's land and to pay himself out of the proceeds the debt due to him from A in the absence of an express contract। कह रहे हैं कि A अथॉरिटी देता है B को कि वो क्या करे, A की लैंड को सेल कर दे एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स, और जो भी प्रोसीड्स आते हैं तो जो भी पैसा आता है वो जो है वो उसको पे कर दे। द डेट्स ड्यू टू हिम फ्रॉम ए, जो ए को देने थे ना पैसे बी को, उसमें से निकाल ले। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस टू कॉन्ट्रैक्ट ए कैन रिवोक दिस अथॉरिटी कैन बी टर्मिनेटेड बाय द इंसैनिटी ऑफ ए, टर्मिनेटेड बाय द डेथ ऑफ ए कैनॉट रिवोक दिस अथॉरिटी नॉर कैन इट बी टर्मिनेटेड बाय द डेथ और इंसैनिटी। तो नहीं हो सकता ये, सेक्शन 202 कहता है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या नहीं आता, हॉर्टिकल्चर, प्लांटिंग एंड कीप ऑफ ऑर्चर्ड्स, रिजर्विंग ऑफ लैंड फॉर फूडर, ग्रेजिंग और थैचिंग ग्रास, फॉरेस्ट ऑफ बिग बुशेस। तो इसमें एग्रीकल्चर में क्या चीज़ नहीं आती, फॉरेस्ट ऑफ बिग बुशेस एग्रीकल्चर में नहीं आते, और जंगल में कहाँ, झाड़ियों में कहाँ खेती होएगी। टू कल्टिवेट पर्सनली डज नॉट मीन टू कल्टिवेट ऑन वंस ओन अकाउंट। टू कल्टिवेट पर्सनली का मतलब नहीं होता कि कल्टिवेट ऑन वंस ओन अकाउंट बाय द लेबर ऑफ एनी मेंबर ऑफ वंस फैमिली, बाय सर्वेंट ऑन वेजेस पेएबल इन क्रॉप शेयर, बाय हायर्ड लेबर अंडर वंस पर्सनल सुपरविजन, बाय हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ वंस फैमिली। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि टू कल्टिवेट पर्सनली, कि भाई ये जो ज़मीन है वो पर्सनली कल्टिवेट हो रही है, उसमें क्या चीज़ नहीं आती। बाय द लेबर ऑफ एनी मेंबर ऑफ वंस फैमिली, तो एक व्यक्ति है उसकी फैमिली मेंबर में से कोई खेती कर रहा है तो वो पर्सनली में आएगा। बाय सर्वेंट्स ऑन वेजेस, जिसको उसने मजदूरी पे रखा है वो खेती कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा। आगे देख लो, बाय हायर्ड लेबर अंडर वंस पर्सनल, किसी ने अपने सुपरविजन में किसी को हायर करा है तो वो पर्सनल कल्टिवेट पर्सनली में आ गया, भाई सारा काम हो सकता है वो नहीं कर पा रहा हो। बाय हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर, अपनी फैमिली मेंबर के सुपरविजन में रख दिया हो तो वो भी आ जाएगा। लेकिन सर्वेंट को हायर करना वेजेस पे, पेबल इन क्रॉप शेयर, ये क्रॉप शेयर ये जो है वो नहीं आता है किसमें, कल्टिवेट पर्सनली में। यहाँ शेयर जरूर देखना है, शेयर में उसने रखा है। फिर आता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मेजर्स एंड पटवारी शैल नॉट एंटर इनटू एनी बिल्डिंग और अपॉन एनी इनक्लोज्ड कोर्ट और गार्डन अटैच टू अ ड्वेलिंग हाउस विदाउट द कंसेंट ऑफ। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, ये मेजरर्स हैं या पटवारीज हैं, ये किसी भी बिल्डिंग पे अपॉन या फिर किसी एनक्लोज्ड कोर्ट में या गार्डन में, ड्वेलिंग हाउस में किसकी कंसेंट के बिना जो है नहीं जा सकते। अगर इन्हें अपनी कोई ड्यूटी करनी है तो उनमें ऑक्यूपायर की कंसेंट, जिसने प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करी है उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी है। विच रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट मेक ओवर एनी केस फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट फ्रॉम हिज ओन फाइल टू एनी रेवेन्यू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। इनमें से कौन रेवेन्यू ऑफिसर है जो किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं कर सकता, रिपोर्ट नहीं कर सकता अपनी फाइल में से एनी रेवेन्यू ऑफिसर को जो उसके सबॉर्डिनेट है उनसे नहीं कर सकता। सब डिविजनल ऑफिसर, कलेक्टर, नायब तहसीलदार या फिर तहसीलदार। तो उसका सही उत्तर है नायब तहसीलदार। ए पार्टी अगेंस्ट whom an order has been passed in his absence of a revenue officer may apply to have it set aside within। तो एक पार्टी जिसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ है, अगर वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है तो वो उसको सेट असाइड करने के लिए जो है वो कब क्या जा सकते हैं, 60 दिन, 2 महीने, 1 महीना या फिर 30 दिन। तो उसका सही उत्तर है 30 दिन। उस दिन से, डेट से जब ये ऑर्डर बना या नॉलेज में आया, इन केस समन वाज नॉट डिलीवर्ड, जब उसे समन सर्व नहीं हुए थे तो वो सेट असाइड के लिए जा सकता है। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज। ए रेवेन्यू ऑफिसर में अवॉर्ड कॉस्ट इनकर्ड इन केस और प्रोसीडिंग अराइजिंग अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड टू द एक्सटेंट। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो
कितनी तक जो है वो दे सकते हैं, क्या कॉस्ट अवॉर्ड कर सकते हैं। तो देखो 300 रुपये, 500 रुपये, 1000, या जैसा वो ठीक लगे, जैसा उन्हें ठीक लगे। 70 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालने के लिए कौन सी चीज़ होगी इनमें से जिसको हमें नहीं देखना। मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, द डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक्स एंड बिल्डिंग्स, the money equivalent of the cultivators labor and supervision, the money equivalent of cultivators family labor and supervision। तो इसका सही उत्तर होगा मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड को नहीं देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड नहीं देखना, क्योंकि उसमें इससे क्या फ़र्क पड़ना है, हमने तो लैंड की कीमत के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जा रहे हैं। एनी पर्सन लॉफुली एक्वायरिंग एनी राइट ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड शैल अंडर द 109 ऑफ MPLRC रिपोर्ट इज एक्विजिशन ऑफ सच राइट। अगर किसी को एक्वायर हुआ है कोई इंटरेस्ट तो वो 109 के अंदर किसको रिपोर्ट करेगा, कलेक्टर, SDO, पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, वो किसके पास जाएगा, पटवारी, क्योंकि चेंज कौन करता है, पटवारी। ठीक है, जहाँ पे भी कोई घोड़ जगह जोड़ घटा करना होता है। All disputes regarding boundaries of villages, survey number and plot numbers, where such boundaries have been fixed under the section 124। तो कौन डिसाइड करता है बाउंड्री से रिलेटेड, तहसीलदार। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। where the boundary has been fixed under the provision section 124 and if a person holding wrongful possession over any land has been summarily ejected from such land। तो wrongful possession उसके पास थी, उसको summarily रिजेक्ट कर दिया लैंड से, ही में विद इन द पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इजेक्टमेंट इंस्टीट्यूट। तो वो अपने टाइटल को इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने के लिए जो है कब का कितने टाइम के अंदर अंदर जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो सही उत्तर है, बिल्कुल रटने वाली बात है इसके अंदर, 1 साल। ठीक है, फिर आ जाओ। बाय हुज ऑर्डर द टेनेंसी ऑफ एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट इन हिज होल्डिंग कैन बी टर्मिनेटेड। तो किसके ऑर्डर से कह रहे हैं कि टेनेंसी ऑफ एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट, ऑक्यूपेंसी टेनेंट की जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट की जो टेनेंसी है वो उसकी होल्डिंग में, तो कैसे टर्मिनेटेड होगी, द कलेक्टर, तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर या कमिश्नर। तो उसका सही उत्तर है सब डिविजनल ऑफिसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अलॉटमेंट ऑफ हाउस साइट अंडर ग्रामीण, allotment of house site under Gramin Awas Yojana to landless person shall be subject to condition that the allottee shall build a house on such land within a period of। तो कितने टाइम के अंदर अंदर अलॉटमेंट होने के अंदर उसको बिल्डिंग बना देनी चाहिए, हाउस बना लेना चाहिए, 1 साल, 3 साल, 5 साल या 7 साल। तो इसका सही उत्तर है 5 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट कोड के रेफरेंस में सही नहीं है। इट कैन ट्रांसफर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल टू एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। तो ये ट्रांसफ़र कर सकती हैं कोई भी सूट, अपील या कोई भी प्रोसीडिंग को जो इनके पेंडिंग इनकी सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट हैं ट्राई करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए उनको। इट कैन विड्रॉ एनी सूट एंड अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट। तो इनकी जो सबॉर्डिनेट में कोई अपील पेंडिंग है तो उसको, या फिर सूट पेंडिंग है या कोई प्रोसीडिंग, तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। कौन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट, इट कैन ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग विड्रॉन फ्रॉम एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट। तो ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एंड ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू सम अदर कोर्ट सबॉर्डिनेट टू एंड कॉम्पिटेंट ट्राई और डिस्पोज द सेम। इट कैन नॉट ट्रांसफर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विड्रॉन। जहाँ से विड्रॉन हुआ है वो ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर ये है सेक्शन 24 CPC। Under section 34 of CPC, court can award interest from the date of decree to the date of payment or such earlier date as the court thinks fit. Rate of such interest shall not exceed per annum. Under section 34 of CPC, court can award interest from the date of decree to the date of payment। जो 34 जो हमारा सेक्शन कह रहा है CPC का कि जो कोर्ट है वो अवॉर्ड कर सकते हैं इंटरेस्ट को from the date of decree to the date of payment or such earlier date as the court thinks fit।
रेट ऑफ सच इंटरेस्ट कितना नहीं होना चाहिए, 9% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6%, 10% या 12%, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Any amount which a court will order to be paid as compensatory cost in respect of false or vexatious claims or defenses shall not exceed the amount of। तो अगर कभी झूठे या परेशान करने वाले क्लेम या डिफेंसेस बनते हैं तो उस केस में जो अमाउंट किया जाएगा, ऑर्डर जो दिया जाएगा पे करने के लिए कंपेंसेटरी कॉस्ट को, तो वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 रुपये या फिर अमाउंट विद इन इट्स पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन विच एवर इज लेस, ठीक है, 3000 रुपीज़ और द अमाउंट विद इन इट्स पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन विच एवर इज लेस। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3000 से ज़्यादा के नहीं, और या फिर जो उनके पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है जो दोनों में से कम होगा उससे ज़्यादा का जो है वो अमाउंट नहीं दे सकते हैं फाइन के तौर पे। During a proceeding of execution of a decree, a question arises as to whether any person is or is not the representative of a party. Such question shall be determined by। तो proceeding जब हो रही है किस चीज़ की, जब execution हो रहा है डिक्री का, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि एक व्यक्ति जो है वो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। तो ये क्वेश्चन कौन डिटरमाइन करेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रही है डिक्री वही जो है इस चीज़ को भी देखेगी कि है ना, और सेपरेट सूट करना के फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ए जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड in execution of a decree for the payment of money and the judgment debtor pays the amount of the decree and the cost of the arrest of the officer arresting him. Such officer shall send the judgment debtor to civil prison. Judgment debtor to court shall at once release him, shall release him after taking security from him. तो जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया था क्योंकि उसने पैसे नहीं, पेमेंट नहीं दी पैसे की, तो उसको अरेस्ट कर लिया। फिर वो कर देता है, अब डिक्री की पेमेंट भी दे देता है, जो कॉस्ट लगी उसको अरेस्ट की ऑफिसर की उसको भी दे देता है, तो उसको तुरंत के तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा, शैल एट वंस रिलीज हिम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। तो हमारे सेक्शन जो है सीपीसी का वो उसके अंदर जो है क्या कह रहे हैं, नोटिस इन राइटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर नोटिस हमें कितने टाइम में, 2 महीने के अंदर अंदर देना होता है, और ये हमें पता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लेट्स ए हाउस टू बी at a yearly rent of rupees 500. The rent for the whole of year 5, 6 and 7 is due and unpaid. A sues B 908 only for the rent due for 906. A ने किराए पे घर दे दिया B को ईयरली रेंट के बेसिस पे 500 रुपये पे। रेंट जो था 1905, 6, 7 का अभी ड्यू है, अनपेड है। ए क्या करता है, बी को सू करता है 908 के लिए केवल। अब क्या होगा, 908 में मतलब 1908 में जाकर सू करता है सिर्फ 1906 के लिए। तो he can afterwards sue B only for the rent due for 905, for 907 या 905 और 7 दोनों के लिए, या किसी को भी सूट में बाद में फाइल नहीं कर सकता। तो उसका सही उत्तर है बाद में वो किसी का भी जो है वो फाइल नहीं कर सकता। अगर कुछ ओमिट करता है, रिलिंक्विश करता है तो नहीं कर सकता। Any court will order a party who resides without the local limits of the court's ordinary original jurisdiction to appear in person if he resides। तो कोर्ट किसको ऑर्डर कर सकती है कि भाई आ जाओ हमारे सामने, जो within certain limits from the place where the court is situated, जो अगर जो है वो उन्हीं लिमिट में रहता है जहाँ पर कि without the local limits of court jurisdiction to appear in the person if they reside within certain limits from the place where the court is situated। अगर कहीं पे certain place वहीं रहता है तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं। A suit may be dismissed where, after a summons has been issued to the defendant and returned unserved, plaintiff fails to apply for fresh summons for a period of। एक सूट जिसको जो है समन किए थे डिफेंडेंट को इशू, लेकिन उसने मतलब उसे मिले नहीं, उसने क्या हो गया, रिटर्न ऐसे अनसर्व्ड कि उसे नहीं मिले और वापस आ गए। प्लेंटिफ दोबारा समन नहीं देता अगर इतने टाइम पीरियड के लिए, तो सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। तो कितना टाइम पीरियड, 7 दिन के अंदर अंदर अगर प्लेंटिफ दोबारा नहीं देता। इसके लिए हमारा ऑर्डर 9 और रूल 5 ये कहता है कि डिसमिसल हो जाएगा सूट का अगर समन जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा नहीं, फ्रेश नहीं भेजे जाते। Date appointed by any court for presenting list of witnesses by the parties to obtain summons to them for their attendance in court shall not be later than। तो डेट अपॉइंटेड कह रहे हैं, कौन सी डेट कोर्ट ने अपॉइंट करी, फॉर प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ विटनेस बाय द पार्टीज टू ऑब्टेन समन्स टू दैम
फॉर देयर अटेंडेंस इन कोर्ट शैल नॉट बी लेटर दैन। एक लिस्ट ऑफ विटनेस प्रेजेंट करी पार्टीज के द्वारा, अब समन देने हैं उन्हें, तो अटेंडेंस के लिए तो कितने ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे, 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 30 दिन। तो इसमें उत्तर आएगा 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन या फिर 30 दिन। सही उत्तर है 15 दिन के अंदर अंदर। स्टेट लिस्ट ऑफ विटनेस इन समन टू विटनेस, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर। इन ए सूट प्लेंटिफ हिमसेल्फ विशेस टू अपेयर एज ए विटनेस विदाउट एनी परमिशन ऑफ कोर्ट ही में सो अपेयर। एक सूट फाइल होता है जिसमें प्लेंटिफ विश करता है कि उसको विटनेस के तौर पे हाजिर होना है, तो विदाउट एनी परमिशन ऑफ कोर्ट ही में सो अपेयर एट एनी टाइम बिफोर द एविडेंस फ्रॉम प्लेंटिफ साइड इज ओवर। जब एविडेंस पूरे हो जाएंगे प्लेंटिफ साइड से आ सकता है वो। एट एनी टाइम बिफोर एविडेंस फ्रॉम द डिफेंडेंट साइड, जब डिफेंडेंट साइड के एविडेंस पूरे जाएंगे तब, या किसी भी टाइम आ सकता है आर्गूमेंट सुनने से पहले। ऑन बिफोर एनी अदर विटनेस ऑन हिज बिहाफ हैज़ बीन एग्जामिन्ड, तो उसका सही उत्तर है जो है वो ओनली बिफोर एनी अदर विटनेस ऑन हिज बिहाफ हैज़ बीन एग्जामिन्ड। तो कोई और आ जाए विटनेस, उसके बाद में ही वो जो है आ सकता है। अब आता है 87। आफ्टर द पासिंग ऑफ ए डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट डेटर, कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर दैट पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिक्री शैल बी मेड बाय इंस्टॉलमेंट्स। तो जब डिक्री पे पास कर देते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट डेटर, कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर दैट पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिक्री शैल बी मेड बाय इंस्टॉलमेंट। बिना रिकॉर्ड करे एविडेंस के दोनों पार्टी के वो नहीं करेंगे, जो अमाउंट ऑफ डिक्री जो है वो नहीं पास करेंगे। Made by installment without obtaining affidavits, without obtaining the documents regarding the financial condition of judgment debtor, without the consent of the decree holder। तो इसका सही उत्तर है कि डिक्री होल्डर की कंसेंट के बिना जो है वो जो डिक्री है उसको इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए नहीं अलाउ करेंगे। A, who is a citizen of India, commits murder in Uganda. He is arrested in Delhi. He can be tried and convicted of murder। तो आईपीसी के जो हमारा सेक्शन 3 है उसके अंदर ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए जो है वो इंडिया का सिटीजन है, मर्डर करता है उगांडा में, अरेस्ट होता है दिल्ली में, तो उसको ट्राई और कन्विक्ट किया जा सकता है मर्डर के लिए केवल उगांडा में। ओनली दैट कंट्री ऑफ विद डिसीज्ड वाज सिटीजन, या कहीं पर भी या फिर सिर्फ दिल्ली में, तो उसका उत्तर है दिल्ली में उसको किया जा सकता है। अरेस्ट हुआ दिल्ली में, इंडिया का सिटीजन है। Which of the following punishments cannot be awarded under IPC? Forfeiture of property, imprisonment with hard labor, transportation for life या death। तो इसका सही उत्तर है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। अब ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ जो है वो लिस्ट में नहीं आती, जो कि इंडिया में आईपीसी में दिया था, पहला दिया जाता था अंग्रेजों के ज़माने में, अब नहीं है। Where no sum is expressed to which a fine may extend, there the amount of fine to which the offender may be liable file। जहाँ पर अमाउंट नहीं एक्सप्रेस की गई कि किसको कितना फाइन मिलेगा, तो जो फाइन है वो अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं होता। सेक्शन 68 कहता है, पहले भी क्या हुआ है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड अंडर। तो हमें अच्छे से पता है जो बच्चा जो होगा वो 7 साल से कम का होगा तो उससे ऑफेंस उसका नहीं माना जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन अनलॉफुल असेंबली, ये कल ही क्या था, अनलॉफुल असेंबली के लिए मिनिमम नंबर जो पर्सन है उसके लिए बात करें हैं 5 होनी चाहिए, कल ही हमने पढ़ा था, और ये 1 for 1 है अनलॉफुल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू रिक्वायर्ड टू कमिट एन एफरे। तो एफरे के लिए 2 लोग सड़क पे खड़े होकर झगड़ा करेंगे, एफरे हो जाएगा, सेक्शन 159 है। Y gives grave and sudden provocation to A. A on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z, who is near him, but out of sight A kills Z. A is guilty of। वाई को उकसाया किसने, वाई उकसाता है ए को, एक प्रोवोकेशन के बाद पिस्टल को फायर कर देता है वाई पे। अब उसके ना तो इरादा था ना उसे पता था कि वो जी मर जाएगा जो उसके पास में खड़ा था, तो वो मर जाता है। ए को अब कल्पेबल होमिसाइड माने अटेम्प्ट टू मर्डर वाले, या उसको मर्डर ही मान दे, उसको कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे क्योंकि इसका इंटेंशन उसे मारने का नहीं था। Any hurt is grievous if it causes the sufferer to be in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits during the space of। तो अगर इतने दिन तक अगर वो अपना ऑर्डिनरी काम नहीं कर पाएगा तो वो क्या ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगी, तो उसके लिए 20 दिन है, 15 दिन नहीं 20 दिन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ किडनैपिंग, तो अच्छे से पता है 2 तरह की किडनैपिंग हमारे आईपीसी के सेक्शन 369 में 359 में, ठीक है।
फिर आता है वेयर whoever kidnaps or obstructs any child with the intention of taking dishonestly any movable property from the person, ये है 369, ठीक है ना। And whoever kidnaps or abducts any child with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punishable under section 369 of IPC if the age of such child is under। अगर कोई बच्चे को किडनैप कर लेता है या भगा के ले जाता है इस इंटेंशन से कि उससे डिसऑनेस्टली कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लेगा फ्रॉम द पर्सन ऑफ चाइल्ड, उसके जो कि उस बच्चे के मतलब पिता होंगे, तो वो किससे पनिशेबल होगा। तो ये जो सेक्शन कहता है उसकी जो पनिशमेंट होगा वो 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट रहेगा। वो व्हाट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कमिट डेकोइटी, हमें अच्छे से पता है डेकोइटी के लिए कितने भी चाहिए, 5 चाहिए, अनलॉफुल असेंबली के लिए भी और डेकोइटी के लिए भी। डेकोइटी किस में है 391 में, अटेम्प्ट टू कमिट, ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट। कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट। A has sexual intercourse with an adult married woman who he knows to be wife of another man without the consent or connivance of that man but with the consent of other that woman। ये अडल्ट्री हुई, क्या हुआ, अडल्ट्री हुई और अभी ये उसको जो है अभी ये पेनल नहीं रहा ना। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी एरिया टू बी मेट्रोपोलिटन एरिया फॉर द पर्पस ऑफ CRPC। तो मेट्रोपोलिटन एरिया उसको कहलाया जाए, कौन कहलाया जाता है, तो जिसमें जो पॉपुलेशन होती है वो नॉट लेस देन 1 मिलियन होती है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन पेपर हमारा आज का, जो कि था 2001 का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज भी मेरे को बहुत पेशेंसली इतने लंबे टाइम तक सुना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।